बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। सेनेट में करारदाद आ गई है जी कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। करारदाद किसने पेश की है, मकसद क्या है, साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो निगरान वजीर आजम है उन्होंने भी वजीर आजम हाउस जो है खाली कर दिया है, कहाँ चले गए हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर जो है वो कौमी असम्बली में मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से जो उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी एहसन इकबाल, तो उन्होंने बाकायदा जो है खत के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह भी किया है। इसके अलावा ये आपको बताएंगे कि जो महमूद खान अचकजी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार हैं, तो उनकी मौलाना फजल रहमान कायदी जमीयत से मुलाकात हुई है और उन्होंने मौलाना से सदारती इंतखाबात में हिमायत तलब की है। तो नवाज शरीफ को तो मौलाना ने इनकार किया गुज़श्ता रोज़, चूँकि वो वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने वाले नहीं हैं, वो बाइकाट करेंगे। लेकिन आया सदारती उम्मीदवार के लिए वो महमूद खान अचकज़ई को वोट देंगे या ये बाजी भी आसिफ अली जरदारी जीतेंगे, या मौलाना साहब जो है उनकी जमात जो है इसमें भी जो है बाहर रहेगी और किसी को वोट नहीं डालेगी। इस पर भी बात करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत की है, उनके पास इतने वोट हैं नहीं है, बहरहाल उन्होंने आसिफ अली जरदारी की बाकायदा हिमायत जो है वो कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ आज शदीद बारिश के बावजूद मुल्क गिर मुजाहरे किए हैं। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा भी सामने आया है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी हल्फ उठा लिया है, और बलोचिस्तान के जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो मुंतखब वज़ीर आला हैं अब उन्होंने हल्फ उठाने के बाद जो 3 अहम ऐलानात किए वो क्या हैं, दीगर जो मौज़ूआत हैं उन पर भी आपसे बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो पहले आते हैं सेनेट की जानिब। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर बहरामंद तंगी ने सेनेट में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी की करारदाद जो है वो जमा करा दी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका कहना है कि 4 मार्च को होने वाले सेनेट के इजलास के एजेंडे में मज़कूरा करारदाद जो है शामिल है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुल्क भर में नौजवान नस्ल को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारे मजहब सकाफत के खिलाफ उसूलों को फरोग देकर जबान और मजहब की बुनियाद पर लोगों में नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेनेटर ने इस करारदाद में मजीद कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडे के जरिए मुल्की मफादात के खिलाफ ऐसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को मफाद परस्तों की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जेली खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नौजवान नस्ल को धोखा देने के लिए मुल्क में जेली क़यादत पैदा करने और इसे फरोग देने की कोशिश की जाती है। लिहाजा सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत से सिफारिश की जाती है कि वो फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी आयद करें ताकि नौजवान नस्ल को इनके मनफी और तबाहकुन असरात से बचाया जा सके। और उनकी इस करारदाद पर पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं नैयर हुसैन बुखारी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि सेनेटर बहरामंद तंगी की सेनेट में जमा की गई करारदाद से पीपल पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं और न ही सेनेटर बहरामंद तंगी का अब पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि सेनेटर बहरामंद तंगी को पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ पर इज़हार वजू का नोटिस दिया गया था, लेकिन उसका जवाब देने में वो नाकाम रहे, जिस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी चारसदा के सदर ने सेनेटर तंगी की पार्टी की बुनियादी रुकनियत जो है वो खत्म कर दी है। नैयर हुसैन बुखारी ने मजीद कहा कि बहरामंद तंगी जो है 11 मार्च को सेनेट की रुकनियत से रिटायर हो रहे हैं, उनकी पीपीपी की बुनियादी मेंबरशिप भी खत्म हो चुकी है, लिहाजा वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का नाम इस्तेमाल करने से बाज रहे हैं। वजीर आजम का इंतखाब जो है वो आज होना है। शहबाज शरीफ के मुकाबले में पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने
उमर अयूब को मैदान में उतारा है। दोनों के कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, लेकिन उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज भी उठाया था। उन्होंने कहा कि ये धांधली के जरिए जीते हैं और ये बोगस वोटों के जरिए पार्लियामेंट में आए हैं, इसलिए इनके कागजात जो हैं ये मुस्तरद किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इलेक्शन हारा हुआ है वो किस तरह जो है वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल उनका ये एतराज जो है ये मुस्तरद हो चुका है और अब जो है मुकाबला होना है आज इतवार के दिन मियां शहबाज शरीफ और उनके मध्य मुकाबल होंगे उमर अयूब खान। अब आते हैं सदारती इंतखाबात की जानब। तो जेल में बैठे इमरान खान ने जबरदस्त सरप्राइज दिया आज। तो उन्होंने महमूद खान अचकजी जो पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं तो उन्हें उम्मीदवार नामजद किया है। आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है आज। मौलाना फजल रहमान से गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून के कायद की, और उन्होंने कोशिश की थी कि मौलाना जो है वो अपना जो उन्होंने ये कहा है कि धांधली की वजह से वो किसी को वोट नहीं डालेंगे, तो ये अपना जो मौक़िफ़ है ये इसको तब्दील करें और मियां शहबाज शरीफ को इतवार के दिन जो वजारत उज़्मा के लिए वोटिंग होनी है तो उन्हें वोट दें, जमीयत वोट दें। लेकिन मौलाना की जमात ने इनकार किया। अब चूंकि महमूद खान अचकजी के साथ मौलाना के गहरे मरासम हैं और मैं आपको 8 फरवरी के इंतखाबात की ही बात बता दूं, मौलाना फजल रहमान पश्चिम के जिस हल्के से MNA बने हैं, बलूचिस्तान से मौलाना इस दफ़ा MNA बने हैं, खैबर पख्तूनख्वा से वो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में इलेक्शन हार गए थे। तो इस हल्के से महमूद खान अचकजी ने अपनी जमात के उम्मीदवार को उनके मुकाबले में दस्तबरदार किया था, उन्हें हिदायत की थी कि मौलाना का मुकाबला न करे। तो अब देखते हैं कि महमूद खान अचकजी मौलाना को कायल करने में कामयाब होते हैं उनकी जमात को कि कम अज कम सदारत के इंतखाबात के लिए महमूद खान अचकजी को ही वोट दे दिया जाए। दूसरी तरफ जो उनके मद्दे मुकाबल हैं आसिफ अली जरदारी, क्योंकि वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं तो वो भी अब कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब को कायल कर लें। अब देखते हैं दोनों में कौन जो है मौलाना को कायल करता है। इन इंतखाबात में बड़ी दिलचस्प चीजें होनी हैं, चूंकि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI में कहूँगा, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग उसमें हैं, तो उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला अब तक इलेक्शन कमीशन जो है हल नहीं कर सका। अब अगर 9 तारीख से कबल ये मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बल्कि महमूद खान अचकजी की पोजीशन खासी मुस्तहकम हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि MQM जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को तो वोट देने का ऐलान किया है, यकीन दहानी कराई है, लेकिन सदारती इंतखाबात में वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट देने के हक में इस वक्त नजर नहीं आते। इसकी वजह MQM और पाकिस्तान पीपल पार्टी में हालिया तलखियां, हालिया जो इख्तलाफात की गहरी खलीज है वो है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं चाहती कि सिंध में गवर्नर MQM का लगे। वो चाहती है कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो पूरे सिंध पर अपनी मर्जी के मुताबिक हो और वो इसमें कामयाब भी होंगे। अब जरदारी को जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जरदारी MQM को कायल करते हैं या नहीं करते, ये भी यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो ये मुकाबला जो है ये इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। दिलचस्प मुकाबला होगा, एक दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला भी हो सकता है। और सदारती उम्मीदवार के लिए 4 आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं। ये हर दफा कोई ना कोई कोशिश करता है, ये मीडिया पर आ जाता है, मशहूर हो जाता है, शोहरत मिल जाती है, वरना इनके कागजात जो हैं रिजेक्ट ही होने हैं, क्योंकि ना इनका तजवीज़ कुनिंदा है ना तायद कुनिंदा है। 12 लोग आ जाते हैं, शुगल मेला लगा रहते हैं। वैसे भी अब शुगल ही है, सारी सियासत को शुगल ही बना दिया गया है, कोई संजीदा बात संजीदा बहस होती नहीं है, यही तमाशा लगा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में शदीद सर्दी बारिश के बावजूद कामयाब मुजाहरे किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का भी मुतालबा किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, जो निशान तक वापस लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि इसमें चीफ जस्टिस जो हैं उनका भी हाथ है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा कर चुकी है और जब कमिश्नर रावलपिंडी, जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनका जब ये बयान आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लियाकत अली छट्टा ने की जी, उन पर चीफ जस्टिस
اور ساتھ ساتھ جو ہے الیکشن کمشنر نے دباؤ ڈالا کہ یہ جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں ان کو جتوایا جائے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، راولپنڈی ڈویژن کے۔ تو اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان دونوں کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ جو فائز عیسیٰ ہیں جو چیف جسٹس ہیں وہ شامل نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا مطالبہ جو ہے اسپیشلی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جو ہے جو قابل عمل بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ کہاں تک اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ فارم 45 کے تحت جو ہیں وہ نتائج جاری کیے جائیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ فارم 47 میں جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں ان کو جتوایا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہرایا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اسمبلیاں اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک ہمیں ہماری چھینی ہوئی سیٹیں واپس نہیں کی جاتی۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی یہ جو سیاست شروع کی ہے یہ کہاں جا کر رکتی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ خالی کر دیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس کے نئے مکین جو ہیں وہ آج منتخب ہو جائیں گے، اس لیے نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے منسٹر کالوری میں، اور انہیں بنگلہ نمبر 15 جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد پہلا مطالبہ تو یہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد جو ہیں عمران خان انہیں فی الفور رہا کیا جائے، جو دیگر اسیران ہیں جو مختلف لوگ پاکستان تحریک انصاف کے قید ہیں انہوں نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ رمضان المبارک میں 9 لاکھ مستحق خاندانوں کو فی خاندان 10-10 ہزار روپے صوبائی حکومت کیش دے گی، اور انہوں نے بھرتیوں پر پابندی بھی لگا دی ہے، اور گزشتہ 1 سال کی جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی انہوں نے طلب کیا ہے۔ آخر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کریں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، یہ خیال اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ حکومت، یہ نظام چل سکے گا؟ تو لگتا نہیں ہے چلے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس طرح شیر افضل مروت کی مثال لے لیں کہ انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 85% لوگوں نے عمران خان ان کی جماعت کو ووٹ دیا ہے۔ ایسے حالات میں ووٹ دیا ہے کہ نہ انہوں نے انتخابی مہم چلائی صحیح طریقے سے، نہ ان کے پاس نشان تھا، نہ کوئی اور سہولت تھی، لیکن بے سر و سامانی کی حالت میں قوم نے فیصلہ دیا۔ اب جو ہیں 15% جو ہیں وہ ملک پر مسلط ہونے جا رہے ہیں، 85% کو میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں ہم یہ نظام نہیں چلنے دیں گے۔ یہ نظام جو ہے دھاندلی کی بنیاد پر قائم ہے، یہ نظام جو ہے جبر کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے گزشتہ ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں، بانی قائد ہیں عمران خان، انہوں نے تو یہاں تک اپنے اراکین اسمبلی کو کہہ دیا ہے، کیونکہ جب پنجابی اسمبلی کا اولین اجلاس ہوا تھا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جس طرح علیک سلیک، دعا سلام اور جپیاں ڈالی تھی اور مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے تھے، تو عمران خان نے خاصا برا منایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ میں یہ چیز نہیں مانوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے صرف سیاسی حریف نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، انہوں نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ ان کے ساتھ مسکراہٹوں کے تبادلے کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جپیاں ڈالتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ملنے ملانے مفاہمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم نے اپنا حق چھین لا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے عوام کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے، کیونکہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، لیکن یہ فارم 47 کے جو ہیں یہ منتخب ممبران ہیں، اور عوام نے فارم 45 میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کیا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دھاندلی کے خلاف سراپا احتجاج ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وفاق اور اسپیشلی پنجاب میں جو ہے وہ سکون کے ساتھ جو ہے حکومت کوئی کام کر سکے۔ یہی شور شرابہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں بنگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کریں گے، ان سے مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے اتنی آسانی سے ہم انہیں نہیں چلانے دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ میں یہی شور شرابہ ہوگا، یہی غل غپاڑا ہوگا، اور عوامی مسائل کا حل درکنار۔ میرا نہیں خیال کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی صورت نکل سکے، لگتا نہیں ہے مجھے، کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت خاصی کمزور ہے۔ شہباز شریف کے پاس بالکل اکثریت جو ہے نہیں ہے، مسلم لیگ نون جو ہے ان کے پاس جو ہے عددی اکثریت بحیثیت جماعت بھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر، MQM کے ساتھ مل کر انہیں عددی برتری تو حاصل ہو گئی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دوسری طرف مولانا جو ہیں
वो पोजीशन में मौजूद होंगे। और मौलाना जो हैं वो एक तवाना आवाज़ हैं, इसमें आपको कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो पोजीशन में मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं वो बिल्कुल चार्ज हैं, उनके वर्कर जो हैं वो आपे से बाहर हैं। ऐसे हालात में मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये निज़ाम चलेगा, ये हुकूमती नज़्म व नस्क जो है ये आगे बढ़ सकेगा। और एक बात यह है कि जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम का ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहेगा। मुश्किल है माशी इस्तेहकाम का ख्वाब जो है वो पूरा हो सके। एक बात है कि महमूद खान अचकज़ई की बहुत सारी बातों से अगर किसी के इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा है कि इमरान खान उन्हें माफ किया जाए, उन्होंने कहा कि अगर आप जो है 4 मार्शल लॉ को पार्लियामेंट माफ कर सकती है तो इमरान खान को भी बाहर निकालें। उन्होंने अलबत्ता ये कहा है कि हुकूमत उनके हवाले की जाए, उन्होंने ये इलेक्शन जीता हुआ है, लेकिन अगर आप हुकूमत उनके हवाले नहीं भी करते तो उन्हें कम अज कम रिहा किया जाए। अगर वो रिहा होते हैं, बाहर आते हैं और कौमी हुकूमत की तश्कील की सूरत बनती है तो मुमकिन है बन जाए कि दूसरा पीटीआई का जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है धांधली की तहकीकात के लिए, अगर वो तस्लीम हो जाए मुमकिन है हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन बनेगा, फॉर्म 45 के तहत नताइज का अजरा होगा, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इस वक्त वजीर मुशीर बनने की लाइन में लगे हुए हैं और उन्होंने शेरवानियां और वास्कट जो है सिलवाए हुए हैं, तैयार जो है काटन के सूट उनके तैयार हैं, तो अगर धांधली की तहकीकात होगी, अगर फॉर्म 45 के तहत जो है शफाफ तहकीकात नताइज जो है जारी होंगे, तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त वजीर मुशीर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं शायद इनको घर जाना पड़े, और जो लोग फॉर्म 47 में हारे हुए हैं तो शायद फॉर्म 45 के नताइज के तहत वो असम्बली में आए, तो फिर इस हुक्मरान इत्तेहाद का बका जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है, ये मुतालबा इस तरह का है कि अगर ये लोग तस्लीम करते हैं तो खराब होते हैं, तस्लीम नहीं करते तो अदम इस्तेहकाम होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं। अब सिचुएशन इस तरह बन गई है कि अब मामलात फिर मेरा ख्याल है कि बन गली की जानब जा रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासतदान हैं और सियासतदान सियासी जमातें मुदब्बर किस्म के लोग तो वही होते हैं कि जो बन गली में भी कोई रास्ता निकालें, कोई इस तरह का रास्ता निकालें जिससे बेहतरी की गुंजाइश निकले, जिससे बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की इन सियासी जमातों के ये कायदीन इस हवाले से क्या किरदार अदा करते हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।